और इस्लामी बहनों, देखा आपने, गाने बाजे सुनना सुनाना शैतानी अफआल हैं। शहादतमंद मुसलमान इन चीजों के करीब भी नहीं फटकते। मजा आया। तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिर से हम मजहब की खूबसूरती देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट है इसमें काफिरों के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और हाँ भाई, आप इस खातून की वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा, यही रिक्वेस्ट है आपसे। कितने बच्चे हैं? हम पे 8। वेरी डेंजरस। आपके 8 हैं और बड़ी वाली के कितने हैं? 11। उनके 11 हैं। तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि महिलाओं का शरीर खराब होता है, ज्यादा बीमारियां होंगी, परेशानी होंगी? कभी नहीं लगा ऐसे? नहीं, कुछ नहीं लगा। ये रफीक खान साहब हैं, इनकी 2 पत्नी हैं। एक पत्नी दवा लेने के लिए गई हुई है बाहर, ये उनकी छोटी बेगम है। इनके 19 बच्चे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार की ओर से जो सहूलियत इनको मिलनी चाहिए वो सहूलियत इस परिवार को नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, हम ये है। शर्म करो, भगवान से डरो। पूरी दुनिया में कहीं भी कजन से शादी का रिवाज नहीं है, उसको बहन समझते हैं। हिंदू भी नहीं करते, अंग्रेज भी नहीं करते, शायद मेरा ख्याल है यहूदी भी नहीं करते। कजन से मैरिज का रिवाज सिर्फ किसमें है? इस्लाम में। और ऐसा पक्का है कि इस्लाम ने जहां ये बताया ना कि किन किन औरतों से शादी तुम्हारे लिए हलाल है, तो कजनों को अलग से हाईलाइट किया है। ए नबी, आपकी फूफी की बेटियां भी हलाल, आपके लिए चचा की बेटियां भी हलाल, आपके लिए खाला की बेटियां भी, और आपके लिए मामू की बेटियां भी क्या है? हलाल। अलग से अल्लाह ने 4 औरतों का अलग नाम लिया है। तौबा तौबा तौबा। हालांकि तो पैसे भी हलाल थी, लेकिन अल्लाह को पता था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि कजन को सच्ची मुच्ची की बहन करार देकर उससे निकाह पर क्या लगाएंगे? पाबंदियां। और कुछ मेडिकल रिपोर्टें भी पेश की जाएंगी। यूं हो जाता है बच्चा बगैर टांग के पैदा होता है तो अंधा काड़ा पैदा होता है। तो अलग से इस्लाम ने कजन मैरिज को प्रोमोट किया है, इसलिए कि इससे रिश्तेदारी क्या होती है? मजबूत। इस्लाम रिश्तेदारी में बड़ा हरीस है, रिश्ते जुड़े आपस में, फिर तलाक का रेशो कम होता है। तो भाई तो मैं तो हैरान हूँ दोस्तों कि तलाक के रेशो की बात देखो कौन कर रहा है। जिनके मजहब में ट्रिपल तलाक जैसी जो चीज़ है वो अलाउ है, मतलब दाल में नमक कम हो जाए तो उस पर भी वो 3 बार तलाक बोलकर तलाक देते हैं। और इनकी हिपोक्रेसी देखो दोस्तों, ये बयान इस प्रकार देते हैं कि जैसे हम तो बहुत ही मतलब सुधरे हुए इंसान है। इतनी हिपोक्रेसी, इतना पखंड मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ये जुर्म तब शुरू हुआ जब मैं एक मासूम, नाजुक, शर्मो हया से गूंदी हुई लड़की थी। मेरे वालिदैन बहुत सी मोहब्बतों से मुझे परवान चढ़ा रहे थे कि गांव से अचानक मेरे चाचा की वफ़ात की इत्तला आ गई। हम 4 बहन भाई थे, मेरा बड़ा भाई, उसके बाद मैं, फिर एक और छोटी बहन और एक भाई। अम्मा अब्बा ने फैसला किया कि बड़े दोनों बहन भाइयों को घर छोड़ जाते हैं और छोटे दोनों को साथ ले जाते हैं ताकि घर अकेला न रहे। वालिदैन ने कुछ नसीहतें वगैरह करके हम दोनों बहन भाइयों को घर छोड़ा और ख़ुद गांव रवाना हो गए। मैं अपने इम्तिहानों की तैयारियों में फिर से मसरूफ़ हो गई और बड़ा भाई तो पहले ही कमरे में घंटों अपनी किताबों में सर खपाई करता रहता था। हाँ, अब अम्मा की जगह मेरी ये ड्यूटी हो गई थी कि मैं भाई के लिए खाना तैयार करूँ। अभी अम्मा अब्बा को घर से गए कोई 4 दिन ही हुए थे। एक दिन दोपहर के वक्त भाई घर आया और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और किसी को अंदर बिठा के सीधा किचन में आया और एक खाने का लिफाफा हाथ में लिए प्लेटें निकालने लगा। मैं भी बर्तनों की आवाज़ सुन के किचन में आ गई तो भाई को देखा कि वो खाने की चीज़ें डिश में निकाल रहा है। मैंने कहा, भाई लाओ मैं लगा देती हूँ, क्या दोस्त साथ हैं? भाई ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ, और इतना कहकर वो ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। मैंने खाना लगा के ट्रॉली तैयार कर दी और फिर जाके ड्राइंग रूम का दरवाज़ा हौले से खटखटा दिया। भाई ने ड्राइंग रूम का अंदर का दरवाज़ा खोला तो मैं मुड़ने वाली थी और मुड़ते मुड़ते मेरी नज़र अंदर ड्राइंग रूम में पड़ी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
अच्छा। मैं चौंकी जरूर, मगर भाई को महसूस न होने दिया। भाई का वैसे भी ध्यान ट्रॉली की तरफ था। मैं चूंकि मुड़ चुकी थी इसलिए अब रुक नहीं सकती थी। मैंने सोचना शुरू किया कि देखूं तो सही क्या मामला है, कि इतने में भाई फिर किचन की तरफ आता नजर आया। मैं यूं ही बर्तन धोने में मसरूफ हो गई और आटा गूंदने की ट्रे को ऐसे रगड़ के धोने लगी कि बस अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, खुद को मसरूफियत में जाहिर करके। मैं यही दिखाना चाह रही थी कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि भाई क्या कर रहा है। भाई किचन में आया और बोला, सादिया 2 कप चाय बना दोगी? मैं और मेरा एक दोस्त स्टडी कर रहे हैं। साथ ही चाय बनाने लगी। उतने में चाय तैयार हो गई और भाई चाय लेकर चला गया। मेरे दिमाग में वो लड़की अटक सी गई थी। मैं ऊपर की मंजिल पर जाने लगी। अचानक मेरी नजर बैल्कनी पर पड़ी, जिसके सामने रुख पर ड्राइंग रूम का इकलौता एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था और मेरी जासूसी वाली तबीयत ने फौरन एग्जॉस्ट फैन के सुराख से झांकने का फैसला कर लिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एग्जॉस्ट फैन के सुराख से जूं ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिलो दिमाग भग से उड़ गया। अंदर मेरा भाई और वो लड़की ऐसी हालत में थे कि मैं सुन होकर वहीं जाम हो गई और मेरा दिल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी खोपड़ी में बज रहा है और मेरा सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मैंने औरत और मर्द का वो पहला ताल्लुक अपनी जीती जागती आंखों और सुन दिमाग के साथ देखा। मेरे तसव्वुर में ये बात नहीं थी और दिल के कहीं किसी कोने खुदरे में भी ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी। जो कुछ मैं देख चुकी थी, आखिर में मैंने घूमते सर के साथ जितनी देर सुन रही देखती रही और बैल्कनी से वापस पसीने में शराबोर खौफ से डरी डरी अपने कमरे में वापस चली आई और बिस्तर में गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मैं कब आलम मदहोशी में नींद की गहरी वादियों में उतर गई। पर उन दोनों की मदहोश गुफ्तगू और गंदी गंदी बातों ने मेरे अंदर की लड़की को औरत बनाना शुरू कर दिया। मैं अंदर ही अंदर जज्बात की हलचल, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई थी, उस जज्बात की हलचल से मचल रही थी। मेरे अंदर आग लग गई थी। आग की चिंगारियां मेरे वजूद से और पसीने से मैं एक भीगी हुई तड़पती मछली बन चुकी थी। मगर जब मेरे दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज आई और फिर टेढ़ी मेढ़ी सोती बन गई। 2 दवा की मजीद नॉकिंग के बाद मुझे दरवाजा खुलने और भाई के कदमों की चाप अपने कमरे में सुनाई दी और फिर चट की आवाज से कमरे की रोशनी ऑन हो गई। सामने आईने में मुझे भाई दरवाजे के दरमियान खड़ा बड़बड़ाता हुआ नजर आया। ये तो अभी तक सो रही है, रात का 1 बज गया और खाने को भी कुछ नहीं पकाया। अब तुमने जो करना है और खाना है वो कर लो, मैं तो डबल रोटी खा के सोने लगा हूँ। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। इतना कहकर भाई चलता बना और मैं फिर से दिन में पेश आने वाले हादसे, उस भयानक वारदात, उस गंदी बातों को और जो कुछ वो दरमियान में हो रहा था उन सबको सोचकर फिर से और खौफजदा हो गई। मेरे अंदर मेरे जिस्म में हलचल हो रही थी, मगर उम्र बहुत छोटी थी और मेरी तरबियत में सादगी थी। मगर जज्बात के आगे किसी भी इंसान का कोई बस नहीं चलता, चाहे वो जितना भी मजबूत आसाब का मालिक हो। मेरे बड़े भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और अनजाने में मैं भी जज्बात के धारे में बहने लगी, क्योंकि अब मुझे भाई की टोह रहने लगी। अपने भाई की टोह में वो काम कर डाले जिनके बारे में एक शरीफ, मासूम और कम उम्र लड़की सोच भी नहीं सकती। भाई ने भी घर खाली देखकर खूब फायदा उठाया और वो रोज अपनी स्टडी के बहाने उस लड़की को बुलाने लगा और मैं भी रोज ही बालकनी में धूप के साथ साथ अपने अंदर के ज्वार भाटे के हाथों जलती हुई एग्जॉस्ट फैन की जगह से हवस और तड़प का ये खेल देखती रही। ये सिलसिला यूं ही मजीद 6 दिन तक चलता रहा। आखिर ये सिलसिला बंद हो गया और अब्बा जी अपनी ड्यूटी की वजह से वापस आ गए। आखिरकार मैं टूटे वजूद के साथ जीते जीते उस मोड़ पर पहुंच गई कि मैंने अपने भाई के साथ ही, क्या सच कह रही हो? हाँ, मैंने अपने भाई के साथ ही वो सब कर लिया जो कुछ उसे मैंने दूसरी लड़की के साथ करते हुए देखा था। मैं पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहती थी और मुझे मेरा भाई मिल गया। बस मुझे सुकून मिल चुका था। मेरे भाई ने भी हैरत अंगेज तौर पर मुझे रोका नहीं, बल्कि उसने भी मेरे साथ वो सब किया जो शायद सगे रिश्ते कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अम्मा आ चुकी थी। अम्मा ने मेरी बदली हुई कैफियत देखी तो एक माँ होने की हैसियत से उनकी छठी हिस्स ने काम दिखाया। बीए तो मैंने कर लिया था, माँ बाप ने मेरी शादी कर ली। शोहर मेरा बहुत अच्छा था, मगर जिस आग में जल रही थी मेरे बिना बताए और बिना बोले ही समझ चुका था, मगर उसके साथ मैं वफा न कर पाई। मेरी शादी अपने मामू के बेटे से हुई। मैंने लड़ झगड़ कर उसको उसके माँ बाप और बहन भाइयों से जुदा किया। कारोबारी आदमी था। शादी के बाद मजीद उसकी कारोबार ने तरक्की की और मजीद ऊपर से ऊपर जाने लगा। मेरे मिजाज को समझकर उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुझे अपनी मोहब्बत से, मेरे मिजाज को समझकर वो बहुत कोशिश करता कि मुझे खुश रखे।
किस्मत ने मुझे एक अच्छा शौहर दिला दिया था, लेकिन मैं तो अपने भाई के साथ जिना करती थी। उसने शादी की पहली रात ही समझ लिया कि मैं कंवारी नहीं हूँ, मगर वो एक आला मिजाज इंसान था। उसने मुझे भरपूर मोहब्बत दी, मगर अपने अधूरेपन से उसका साथ न दे पाई। उसने आखिर मजबूर होकर मुझे मेरे कहने के मुताबिक तलाक दे दी और साथ एक बार फिर आला ज़रफ़ी दिखा गया कि एक मकान और 20 लाख रुपया मुझे बतौर हक महर दे गया। मैंने उसे तलाक ली, अपने मैके वालों से मिली ज़रूर, मगर वापस अपने उसी घर में आ गई जो मेरे साबका शौहर ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। और उसी रात मेरा भाई मेरे पास आया। उसने कहा, क्यों छोड़ दिया अपने शौहर को? हाँ तो क्या करती, एक भाई के साथ जिनाकारी करती थी। कैसे किसी शरीफ इंसान के साथ मैं रह सकती थी? वो बहुत अच्छा था, वो जानता था मैं कंवारी नहीं हूँ, मगर फिर भी उसने मेरे इस ऐब को दुनिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया, उल्टा मुझे तोहफे के तौर पर ये घर दे दिया। भाई ने कहा, तो फिर छोड़ो, आओ हम दोनों फिर से रंगरलियाँ मनाते हैं। मैंने वो रात अपने भाई के साथ गुजारी। तो काफ़िरों से उम्मीद है कि उनको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इनकी खूबसूरती का कुछ तो अंदाज़ा हुआ होगा। और मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में अब ये मत बोलना कि एक आध जो ऐसी घटना है उसके माध्यम से आप सभी को टारगेट नहीं कर सकते। मुझे भी पता है कि सभी ऐसे नहीं हैं, परंतु ज़्यादातर आप में ऐसे ही हैं। सिर्फ एक ही क्लिप नहीं, मेरे पास बहुत सारे क्लिप हैं जिनमें भाई बहनों के जो है संबंध बनाए गए हैं, ऐसा कुछ। तो कृपया ये ज्ञान कमेंट बॉक्स में मत बांटिएगा। ये तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।